कमरे के हालात देख के ज़्यादा परेशान तो नहीं? स्टेज नज़र तो नहीं ना आ रहा, ऊपर से कच्चा हुआ है? ठीक। असल में कल सुबह तक कोशिश कर रहे थे कि कमरा इस काबिल हो जाए कि यहाँ क्लास हो सके, और जिन दो क्लासों का मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी, पिछली क्लास में तो घुस के अंदाज़ा हो गया और इस क्लास को भी देख के लग रहा है कि खामखा इतनी मेहनत की, क्योंकि सीलो और ऑडिट की क्लास में ना उसमें चक्कर ये था कि एनरोलमेंट्स और कुर्सियाँ बिल्कुल साथ साथ चल रही थी, और वो वाला डर भी लग रहा था कि अगर थोड़ा सा भी ऊपर एनरोल कर लिए और बच्चे आ गए तो फिर क्या होगा। सब ने समझाया बच्चे नहीं आते, लेकिन मैं भी जो है ना, मैंने कहा नहीं, ये जो है ना हमने इसी कमरे में करनी है, वरना इससे थोड़ा कम कैपेसिटी का ऊपर तकरीबन तैयार हुआ था। हमने कहा नहीं, हम जो है ना यहाँ पे वो सेटअप करेंगे। तो वो कंपनी लॉ में एनरोलमेंट से आधे बच्चे आए, और इधर भी मेरे ख्याल में को 30-1% बच्चे तो गायब हैं। तो ऐਵੇਂ ही हम सुबह तक जो है ना वो आधी चीज़ें कच्ची पक्की हालत में, हमने कहा चलो फ़िलहाल शुरू करते हैं, पर बाद में इसको साथ साथ सेट करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में वही बात है कि जो बिगनर बच्चे हैं वो परेशान हो सकते हैं, लेकिन जो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि कॉलेजेस जिन मसलों मसाइल से गुजरते हैं, और ऐसे में बीच में जो पिछले वीक बारिशें हुई हैं उन्होंने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिले कर दी थी। तो बहरहाल मेरे ख्याल में आप लोग फ़िलहाल पढ़ाई वाली बातें जो है वो उसमें ज़्यादा वो होंगे। बाकी कोई दीवार थोड़ी सी कम पॉलिश हुई हुई है, कोई डक नज़र आ रही है, कोई दरवाज़ा खुला हुआ है, तो फ़िलहाल काबिल कबूल है। कहेंगे नहीं, हमने पैसे जो है ना वो फुल शशके वाले माहौल के खर्चे थे, ये जो है ना ये सफ़ेदी थोड़ी सी और पक्की होनी चाहिए थी। पता लगे सुबह मैंने ही सफ़ेदी की हो यहाँ पे कि यार कुछ तो। कुर्सियाँ तो आधी मैंने सेट की हैं इस कमरे की। तो खैर आखिरी पेपर में आ गए। आप में से कोई इस वक्त ग्रुप ए और बी की कश्मकश में तो नहीं है ना कहीं? ऐसा बच्चा तो भाग जाए, वो फिर हमारा रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। हमें चाहिए यकीन कामिल वाले पुख्ता बच्चे जो ग्रुप बी में आ चुके हैं, और कब से आए मतलब जो है ना ग्रुप बी में आ चुके हैं और पक्के हो गए हैं कि ठीक है अब हम ग्रुप बी के स्टूडेंट हैं और अब हमने और कुछ नहीं करना। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ के ग्रुप बी में आने के बाद भी होता ये है कि स्टूडेंट कह रहे होते हैं जी कुछ पेपर दिए हुए, ऑडिट पढ़ना शुरू कर दे तो 1.5-1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर उस वक्त बैठ के रीअसेस कर लूँगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। जिसने आज ये सोचा है कि उसने 1.5 महीने बाद रीअसेस करना है, तो वो पढ़ेगा कब? क्योंकि उसने तो सोच लिया कि मैंने रीअसेस करना है, तो वो तो यकीन से पढ़ ही नहीं रहा। तो सजेशन यही है कि अगर आप आज इस बैच में हैं तो फिर इस बैच के बारे में सोचें कि आपने एंड तक ये पढ़ना है, और अगर डाउट है तो बेहतर है कि फिर छोड़ दें, फिर अभी से छोड़ दें, फिर घूमें फिरें जो है वो शादियां अटेंड करें फैमिली में, रमज़ान अच्छा गुजारें, ईद पे तसल्ली से वो करें, ईजी हो, रिलैक्स हो। ये जो डबल आप फंसे रहेंगे कि ऑडिट की क्लास में भी हैं और पढ़ना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैं हिट एंड ट्रायल पे क्लास ले रहा हूँ, रिजल्ट बेहतर आ गया तो मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, जब तक रिजल्ट आने हम पता नहीं कहाँ पहुँचे हुए होंगे। तो इसलिए एक छोटी सी जो चीज़ मुझे आप लोगों से चाहिए, एक छोटा सा वादा जो आप लोगों से चाहिए, वो ये है कि आपने ऑडिट में मस्ट अपीयर होना है। जब आप ये तय कर लेंगे कि मैंने ऑडिट देना ही देना है, ग्रुप ए बी वाला आपका मसला नहीं है। आपका मसला ये है कि पिछले रिजल्ट की बेस पे आप अगर आप ए और बी की कैलकुलेशन में नहीं है तो पिछला पेपर जो आपने दिया है खुदा ना खास्ता अगर रह जाए या कुछ और हो तो उससे आपकी इस ऑडिट की सिलेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आज डिफाइन कर लें कि आप इस क्लास में हैं, और अगर डाउट है तो यकीन माने मुझे किसी भी टाइम पे क्लास के आधे बच्चे जाके फ्रंट ऑफिस में कह देंगे जी सर ने कहा था डाउट है तो छोड़ दें बैच, आप छोड़ दें, यकीन माने कोई दुख नहीं होगा। धोखा दे के नहीं पढ़ाना। अगर आप वाकई ही कमिटेड हैं, इरादा रखते हैं, ये बड़ा आसान सा होता है कॉलेजेस के लिए कि बच्चे बड़े जज्बाती होते हैं। पेपर देने के बाद ना वो कहते हैं माजी की गलतियां नहीं करेंगे, कॉलेज कहता है 4 पेपर, वो कहते हैं हम 5 पेपर देंगे। कॉलेज कहता है देख लो, वो कहते हैं हाँ हाँ सारा कुछ है, मैं आग लगा दूंगा, कॉलेज कहता है दो पैसे। तो ये वाली हरकत हम नहीं करना चाह रहे। अगर हल्का सा भी डाउट है तो दिस इज़ बेटर कि आप क्लास ना लें, एंड वाइस वर्सा। अगर क्लास ले रहे हैं तो इसका मतलब है फिर हल्का सा भी डाउट नहीं है। तो ये चीज़ सबसे पहले क्लियर करना ज़रूरी है।
मतलब ओरिएंटेशन स्टार्ट होने से पहले एक प्री रेक्विजिट प्री कंडीशन ये है कि यू आर वेरी क्लियर कि हाँ मैंने इस पेपर में अपीयर लाजमी होना है। डन। एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ओरिएंटेशन का मकसद क्या होता है? आज कुछ लोग गायब हैं और जो बाद में मुझे कैमरे पे देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे ओरिएंटेशन में तो बोर सी बातें होती हैं। ओरिएंटेशन में एक मिजाज सेट हो रहा होता है पेपर का, कि इस पेपर को कैसे लेके चलना है। हम जितने भी पेपर देख रहे होते हैं, आप अगर इससे पहले भी मेरे से कभी पढ़े हुए हैं, तो पॉइंट यही होता है कि हम रिसर्च करके एक सब्जेक्ट को देखें कि उस सब्जेक्ट में क्या चीज़ें हैं, उसका सिलेबस किस तरह से है, कौन से एरियाज पे एग्जामिनर का कितना फोकस है, और हम फिर तैयारी करते हुए उन सारी चीज़ों को जहन में रखें प्रॉपर तरीके से। तो शुरू करते हैं। ओरिएंटेशन हमारा जो टारगेट है वो डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। सबसे पहला सवाल है ऑडिट एंड एश्योरेंस के साथ मेन इश्यूज क्या सुना है ऑडिट के बारे में? ऑडिट से ना बहुत डराया जाता है। ये बेचारा ना बड़ा मैं इसको कहता हूँ ये मजलूम पेपर है जी। क्या सुना है ऑडिट के बारे में? ये पास नहीं होता, 2 अटेम्प्टें देनी पड़ती हैं कम से कम। और क्या सुना है? थ्योरी बहुत है, कॉन्सेप्चुअल है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और जी लोग कहते हैं पढ़ने वाले के लिए इजी भी बहुत है। अलग अलग रहे हैं ना। और बस ठीक है। चूँकि आपने अभी तक जितने भी थियरी के पेपर पढ़े ना, उसमें आपने 2 बहुत ही छोटे पेपर पढ़ डाले, बी लॉ और सी लॉ। वो अभी आप उसकी तैयारी शुरू कर रहे होते हैं कि पता लगता है कि आधा सिलेबस तो ख़त्म हो गया। तो उसकी वजह से ना आपके जहन में थ्योरी का स्टैंडर्ड बहुत ही डाउन चला गया। क्या थ्योरी तो वो शुगल मुगल करना होता है, चल जाएगा। अब ये आया एक प्रॉपर मैच्योर पेपर, मतलब कंपनी लॉ से ट्वाइस लेंथ, हम बड़े आराम से इसे कह सकते हैं। तो जब इस तरह का मैच्योर पेपर आया, समझने वाला पेपर आया, तो मामला हो गया ख़राब। दूसरा, इसमें वो वाला मामला जो बाकी पेपर्स में नहीं था, सेल्फ राइटिंग। आपने कंपनी लॉ और बी लॉ दोनों में सेल्फ राइटिंग नहीं की, ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन में से 1-2 लाइनें उठा के लिख दी कि यहाँ ये हो रहा है। लेकिन कहीं पे भी आपको एक बड़ा सवाल इस तरह का नहीं मिला जिसमें आपने तकरीबन सारा सेल्फ राइटिंग करना हो। ऑडिट में आपको सेल्फ राइटिंग करनी होती है, और ऑडिट में जब आपने सेल्फ राइटिंग करनी होती है तो फिर प्रॉब्लम यही है कि हमें तो लिखने की आदत ही नहीं है। थ्योरी को लिखने की कौन सी आदत है? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने FR2 के कितने सवाल लिख के किए थे, तो आप हर टॉपिक के मुझे 10, 12, 15, 20 सवाल बता देंगे। अब मैं पूछूंगा कंपनी लॉ के कितने सवाल लिख के किए थे, तो आप शर्मिंदा होकर एक दूसरे को देख रहे होंगे कि शायद 7 वाला बोल दे, अभी वो भी खामोश बैठा होगा, वो तीसरे को देख रहा होगा। तो थ्योरियों में ना लिखने की आदत नहीं होती लोगों की, और इस पेपर में लिखना पड़ता है। तो आज तक आप अगर टेस्ट देने से भागते रहे हैं तो वेलकम टू अ सब्जेक्ट जहां टेस्ट दिए बगैर काम खराब हो जाएगा। मैच्योर पेपर है, सीनियर पेपर है, अच्छी राइटिंग एक्सपेक्ट करता है, बट साइमल्टेनियसली ये मजलूम पेपर है। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना इसका खौफ है। मेरी कोशिश यही है कि लोगों को थोड़ा सा आसान बना के कि एक सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट को कैसे करना है। तो हम रिसर्च करेंगे, सब्जेक्ट को डिफरेंट एरियाज़ में तोड़ेंगे, फिर हम समझेंगे कि सब्जेक्ट में से क्रैमिंग वाले एरियाज़ कौन से हैं, लॉजिकल एरियाज़ कौन से हैं, फिर हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। जब जब हमारा कोई लॉजिकल एरिया आएगा तो मैं आपको पहले से अलर्ट कर दूंगा कि ये एरिया वो लॉजिकल है जहाँ से लॉजिकल एक्सपेक्टेशन आती है। फिर हम चीज़ को समझेंगे और उसके मुताबिक हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इसमें मज़ा आएगा। देखते हैं ये हमें क्या कहते हैं कि क्या है इश्यूज। अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आता। समटाइम स्टूडेंट जो है वो बस किताब को उठा के याद करना शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं कि टीचर ने उस टॉपिक के बारे में क्या कहा था। तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बड़ा की एरिया है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो काम अच्छा नहीं बनेगा। तो अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले, अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाए तो अगला काम रिटेंशन। समझ तो आ गया, ऑडिट याद रखना पड़ेगा। थ्योरियों में वाहिद पेपर है जो आपने ज़िंदगी में कभी रटा ना मारा हो। आपने अगर सारी क्लासें ली हो और घर जाके कभी किताब भी खोल के ना देखी हो, आप ICAP का पेपर उठाएं, आपको आधा समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या लिखना है। इतना कॉन्सेप्चुअल है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप
को समझ आ रहा है कि क्या लिखा है, लेकिन लिखने बैठेंगे तो लिखने की आदत नहीं है, लिखने बैठेंगे तो चीज़ें याद नहीं की हुई, तो उस वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ऐड होगी। अदरवाइज़ अगर अंडरस्टैंडिंग बेहतर है और साथ साथ पढ़ते आ रहे हैं तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं करता। देन आईकेप के सवाल, अभी तक थ्योरी में ये मसला नहीं था कि सवाल समझ नहीं आ रहा, सीधे सीधे सवाल होते समझ आ जाते थे। बहुत ही ज़्यादा केस स्टडी हुई तो थोड़ा सा ज़रा ध्यान से बैठ के सुकून से सोचा समझ आ जाता था। यहाँ आईकेप का सवाल, उसकी रिक्वायरमेंट, आईकेप की यहाँ आदत है ऑडिट में वो एक लाइन में 2 सवाल पूछ लेता है, ये चीज़ बताओ एंड फलाना चीज़ भी बता दो, तो लोग एंड से इधर या इधर वाली चीज़ पढ़ के पेपर में लिख देते हैं और एग्जामिनर एंड पे आधे नंबर से कम दे के और कह देता है कि जी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो मिसअंडरस्टूड किया, रिक्वायरमेंट्स को समझा ही नहीं। राइटिंग इशू, राइटिंग यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि राइटिंग को लोग टाइम नहीं देते। जैसे मैंने अभी FR2 की बात की, FR2 में कितने टॉपिक्स हैं आप लोगों ने? FR2 या चलें FR1 कर लेते हैं, FR1 तो सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। FR1 में कितने टॉपिक्स हैं? 10, 12, 15, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्लबिंग करते हैं टॉपिक्स की, तो 13-14 तो होंगे, ठीक है। एक टॉपिक के औसतन कितने सवाल? फॉर एग्जांपल IS 16 के आपने कितने सवाल किए थे लिख के? टोटल प्रैक्टिस, पास पेपर की प्रैक्टिस, अपने तौर पे घर बैठ के प्रैक्टिस 15-20 के करीब किए। आपने कितने किए? 20। कितने किए? FR1 के कितने सवाल हाथ से किए? 20 के राउंड अबाउट। कितने किए? 10-12 गली के एंड पे जी 25। तो हमें ज़्यादा जवाब 20 के आसपास मिल रहे हैं। एक का जवाब हमें 20 से नीचे मिला है, एक का जवाब हमें 20 से ऊपर मिला है, तो 20। चलो IS 16 तो बड़ा पसंदीदा सा सवाल है, ये IS 16 तो बहुत ज़्यादा, तो फिर बोरविंग कॉस्ट के तो बहुत ही कम किए होंगे। नहीं, बोरविंग कॉस्ट किस में? FR2 में, 1 में? 1 में। बोरविंग कॉस्ट कितने सवाल किए थे? 10-12। बोरविंग कॉस्ट कितने सवाल किए थे? 8 से ज़्यादा किए थे। कितने सवाल किए थे? 10। कितने सवाल किए थे? 10। इसका मतलब है कि अगर एक छोटा टॉपिक है तो आप एक 10 सवाल करते हैं, 16 दरमियाना टॉपिक है, थोड़ा सा पसंद होता है। FR1 में कोई बड़ा टॉपिक? कैश फ्लो, इनकम एक्सपेंडिचर। कैश फ्लो के टोटल सवाल हाथ से कितने किए? पास पेपर्स, रिवीजन, हर सब कुछ मिला के ये वाले भाई कितने सवाल किए? 30 से 40। ये वाले भाई 15 के करीब। ठीक है, अगेन हर किसी का अपना एक एरिया ऑफ प्रेफरेंस होता है, कोई किसी सब वो उसको अच्छी तरह से कर रहा होता है, कोई किसी तरह से। जी ये मास्क वाले भाई 30, पीछे वाले भाई 10-12, दरमियान में जो मास्क वाले भाई 15 तकरीबन। क्या औसत निकालूं? 20-18। तो इसका मतलब ये हुआ कि समहाउ आप लोग 15-16 सवाल एक टॉपिक के कर लेते हैं, और टॉपिक आपने कहा 13-14 के करीब है औसतन, तो 14 टॉपिकों और 15 सवालों। अब 14-15 से मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये आप कर लेंगे? 15 10 बार 150 बना लेंगे, फिर 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 आ जाएगा, तो 150 में 60 ऐड कर देंगे, 210। तो 210 सवाल क्या हो गया? 210 सवाल किए हैं। अच्छा, एक सवाल 5 मिनट में हो जाता है ना, 10 मिनट। IS 16 का पहली दफ़ा सवाल 1 घंटे में होता है। बोरविंग कॉस्ट का पहली दफ़ा सवाल 40-45 मिनट में होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो का पहली दफ़ा सवाल 1.25 घंटे में होता है। तो एंड पे आप 30-35 मिनट वाले टाइम पे भी आ गए होते हैं। अब एवरेज क्या निकालो? 45 मिनट की एवरेज निकाल लेते हैं। चले जी, 45 मिनट की एवरेज निकाल लेते हैं। 210 हमारे पास वो है। अब 210 को 45 से मल्टीप्लाई करें, यानी 210 का 75% करना है, तो 200 का 75% 150 हो गया, और 10 का 75% 7.5 हो गया, तो 157.5। मैं ज़रा मैथ में ज़रा मुझे थोड़ा पसंद है, सारे मेरी तरफ ना गंदी गंदी नज़रों से देख रहे हैं कि यार ऐसे थोड़ी होता है यार, वो कैलकुलेटर निकालने दो, ज़रा चलाएंगे कैलकुलेटर। तो खैर 157 तकरीबन 160 आवर्स आपने कागज़ पे पास पेपर्स की प्रैक्टिस की है। बी लॉ पे टोटल कितना?
बीलो टोटल को 100 घंटे मिले होंगे और FR1 के सिर्फ पास पेपर्स की कागज पे एडिशनल प्रैक्टिस आपकी 160 आवर्स ले गई है। तो क्यों ना एक राइटिंग इशू थ्योरी के पेपर में अगर उसको आप ना लिख रहे हो और आप लिख न्यूमेरिकल रहे हो, क्योंकि इसके आसपास एक FR2 है, वो भी भारी पेपर है। MFA के अंदर अकाउंटिंग है, वो भी अगेन फाइनेंस वगैरह की, उसकी भी आप काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो उस सब में जब ऑडिट को उसका टाइम नहीं मिलता और राइटिंग नहीं कर पाते तो यहाँ राइटिंग इश्यूज आते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन, ICAP क्वेश्चन, राइटिंग इशू, देन चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच। जब स्टूडेंट से कहते हैं बड़ा लॉजिकल पेपर है, वो हर चैप्टर को लॉजिकली समझना शुरू कर देता है, तो पता ही लगता है कि पेपर में रट्टे वाले। इस दफ़ा पेपर में 2 सवाल ऐसे थे जिसके पार्ट्स वगैरह मिला के 23 नंबर, तो उन्होंने कुछ जिक्र ही नहीं किया कि वो लॉजिकल बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये बता दो, वो बता दो, ये बता दो, वो बता दो। तो 23 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा, और उसके बाद कुछ ऐसे सवाल थे जिसमें थोड़ा सा सिचुएशन बना के उन्होंने आपसे सीधी सीधी बात पूछी थी। तकरीबन आधा पेपर ऐसा था जिसमें क्रैमिंग सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अगेन हर चैप्टर क्रैमिंग वाला नहीं है, हर चैप्टर लॉजिकल नहीं है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच जो है ना, वो उसमें समझना ज़रूरी है। फिर ऑडिट के विलन्स, कॉस्ट/MFA एंड FR2, ये डिपेंड करता है। कुछ लोग जज्बाती होकर ऑडिट पहले पकड़ लेते हैं तो उनको कॉस्ट से हिट पड़ती है, जो बाद में पकड़ते हैं उनको MFA से, और FR2 कुछ लोग ऑडिट के साथ लेते हैं, कुछ लोग एक अटेम्प्ट पीछे ले रहे होते हैं। तो समहाउ इनमें से जो भी अकाउंटिंग का पेपर आपको टकर जाता है तो वो आपकी अवलीन मोहब्बत होता है। जब आपने FR1 पे 157 घंटे की प्रैक्टिस कर डाली तो FR2 पे तो आप 250 घंटे लगा देंगे, तो ऑडिट बेचारे को कब टाइम मिलेगा? तो ये एक प्रॉब्लम है। ऑडिट मुश्किल नहीं, मजलूम पेपर है, क्योंकि इसको इसका वो रिगार्ड नहीं मिलता जो एक प्रॉपर जेन्युइन थ्योरी के पेपर को मिलना चाहिए। आप बीलो और सीलो को जोड़ के सोचेंगे किस साइज का पेपर, थ्योरी इस साइज का पेपर होता है। ये बीलो सीलो ICAP ने एक शोगल कर दिया है और ये अभी तक उन्हें खुद भी नहीं समझ आया, और ये बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो ऑडिट थोड़ा भारी पेपर है, बड़े सिलेबस वाला पेपर है, तो इसमें हमें एक अच्छी राइटिंग की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और टेस्टों में अगर आज तक हम शुगल करते रहे हैं तो अब ऑडिट में ये शुगल थोड़ा भारी हो जाएगा। डन। एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊंगा तो आपको भी अजीब सा लगेगा। मेरा ऑडिट का पास रेट बी लॉ से काफ़ी ज़्यादा है। अजीब सी बात, बीलो में आने वाले नॉन सीरियस बहुत सारे बच्चे होते हैं, बिगनर होते हैं, डाउट में भी होते हैं। अक्सर तो ये सोच रहे होते हैं हम CA कर ही क्यों रहे हैं। अब आपको तो पता लग गया ना कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो गया। तो मज़े की बात है कि ऑडिट का पीछे किसी भी ईयर में जो लोएस्ट रिजल्ट आया था वो 65% के आसपास था। तो अल्लाह का शुक्र है इसका रिजल्ट अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे मिलते हैं मैच्योर बच्चे, यहाँ मिलते हैं वो जो कि अब सीरियस हो चुके हैं ज़िंदगी को लेके, जिन्होंने अब तजर्बे करने छोड़ दिए हैं, जिनको पता है कि ये पेपर निकालेंगे तो मेरा 6 महीने बच जाएंगे अगर आपने टाइम पे, क्योंकि ऑडिट मोस्ट प्रॉब्ली लोग सबसे एंड पे उठाते हैं। मतलब आई कैन एज्यूम कि आप में से 90% लोग इस वक्त जितने भी पेपर दे रहे होंगे वो इंशाल्लाह अल्लाह रिजल्ट से आपको महफूज रखे तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आपके लास्ट पेपर्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपने जितने पेपर दिए हैं अगर अल्लाह करे वो सारे क्लियर हैं तो आई कैन सेंस के 90% से ज़्यादा लोगों का ये आखिरी पेपर्स का सेट होगा। तो जब ये लोग जो कि समझ चुके हैं, जो थोड़ी सी मार खा चुके हैं, जो 2-3 रिजल्ट भुगता चुके हैं, ये लोग फिर ज़िंदगी में थोड़े सीरियस होते हैं तो फिर मज़ा आता है। फिर आप लोगों के साथ एक सीनियर थ्योरी के पेपर को लेके चलने का एक मज़ा आता है। लेकिन अगेन इस अप्रोच के साथ नहीं कि आपको डरा के पढ़ाना है। ऑडिट में ना बड़े मज़े के वाक़े होते हैं। आपके रूममेट आपको परेशान करते हैं, आपके हॉस्टल मेट आपको परेशान करते हैं, आपके फेसबुक मेट्स आपको परेशान करते हैं। हम लोग वो वाला काम करते ही नहीं कि वो फेसबुक पे जाके वो सवाल डले और फिर वो रिकमेंडेशन में नाम धड़ाधड़ आ रहा हो। हम चल रहे होते हैं सीना बसीना पे कि ठीक है जो पढ़ के गया वो बताएगा और वो सारा कुछ। तो होगा ये कि आपके ना रूममेट आपको परेशान करेंगे, ओए यार ऑडिट पढ़ रहा है, हाँ परेशान नहीं है भाई, तो क्या तुझे पता ऑडिट फेल हो जाता है? तो भाई फेल तो सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। नहीं यार वो तेरे अंदर ना वो एनर्जी नज़र नहीं आ रही जो ऑडिट वाली होती है। भाई मसला क्या है? अच्छा तू पास पेपर किए? मैं कहता हाँ। हो रहे हैं? हाँ। और नहीं हो सकता। मतलब वो आपको फारिग कर देंगे कि ये आप क्या बात कर रहे हो। मैं एक
कंप्लीमेंट हर दफ़ा क्लास में शेयर करता हूँ कि ऑडिट में एक दफ़ा एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर वो आपसे ऑडिट पढ़ रहे हैं लेकिन ना एक कन्फ्यूजन है। मैंने कहा अच्छा सर, वो सारे कह रहे हैं कि सर से क्यों पढ़ रहे हो, सर तो लॉजिकल तरीके से पढ़ाते हैं, तो ऑडिट तो बड़ा भारी पेपर है। मैंने कहा ये आप तारीफ़ कर रहे हैं, मतलब सर लॉजिकल तरीके से पढ़ा है। उसने कहा सर वो ना, फिर मैंने भी असेस किया है कि मैं, आप जब क्लास में लेक्चर पढ़ाते हैं ना तो उस वक्त समझ आ जाता है। मैंने कहा अच्छा सर, अब घर जाके मैं किताब में वो सारी बातें जो आपने पढ़ाई हैं वो देखता हूँ तो उधर भी समझ आ रही होती हैं। मैंने कहा अच्छा फिर? उसने कहा सर जब चैप्टर एंड होते हैं और पास पेपर्स देखते हैं वो भी समझ आ रहे होते हैं। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहता सर वो आप फिर टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में अननोन सवाल होते हैं, वो देखते हैं, हम करते हैं और उसमें भी मुनासिब नंबर आ जाते हैं। तो मैंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या है? कहते ये कैसे हो सकता है? उसने कहा मेरे रूममेट कहते हैं कि ये तुम गलत टीचर से पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं होता, ऑडिट आसान नहीं है, तुमसे पास पेपर तुम्हें समझ आ रहा है, ये तुम्हारी भूल है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। और वो गरीब बेचारा कसमें खा खा के उसे कहता रहा यार तुम ये पास पेपर देख लो, ये जवाब बनता है, ये जवाब बनता है। उसने कहा बनता वो ये पीछे लिखा है लेकिन तेरा नहीं पास होना, क्योंकि तुमने ऑडिट को उस तरह से पूजा नहीं। तो डरना नहीं है। एक चीज़ पता है आपको, बहुत सारे लोग डराएंगे। मैं ICAP में कुछ 1.5 साल पहले रिवीजन क्लास कराने गया तो वहाँ बच्चों ने मुझे कहा सर आपने जो है ना बड़ा कम टाइम रखा है, 5 दिन में तो ऑडिट नहीं हो सकता। मैं कहा कोशिश करेंगे, देखिए हम वो रिवाइज। सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर अकेले पे आपको 10-15 दिन रखने चाहिए थे, क्योंकि क्लास में तो 2 महीने में होता है। मैंने कहा 2 महीने में? थोड़ी सी परेशानी। मैंने कहा तो एक अप्रोच है, अगर अप्रोच समझ आ गई तो आप खुद से बना सकते हैं। नहीं सर हर एरिया के अलग होते हैं। मैंने कहा भाई अप्रोच समझ आ जाए तो आप हर एरिया के बना लेंगे। तो वो बड़ी देर तक इस पे उलझे रहे कि सर आपने कम से कम 1 दिन तो पूरा रखना था, आपने 1 दिन में सिर्फ 1 सेशन रखा है। अब उसने कहा सर आपको नहीं पता इसमें पास पेपर्स में इतने सवाल है, कैसे कराएंगे? मैंने कहा चलें आपके लिए मैं पहली दफ़ा सब्सटेंटिव प्रोसीजर के 100% पास पेपर्स रिवीजन क्लास में ही करा दूंगा उस 1 सेशन में। 15 टोटल थे 20 साल में। तो वो भाई साहब 2 महीने से पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि वो मुझे बताया गया है कि ये नहीं होगा तो तुम मर जाओगे, तबाह हो जाओगे। तो मैंने कहा भाई हर बंदे की अपनी एक अप्रोच होती है पढ़ाने की, बताने की। मेरे हिसाब से पास पेपर एनालिसिस के मुताबिक इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। तो उसको इस पे वो था कि ये अजीब सी बात कर रहे हैं, रिसर्च करके थोड़ी होता है, ऑडिट तो दिल से पढ़ा जाता है। तो मज़े की बात है कि ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आज मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप 6 महीने बाद वीडियो सुन लीजिएगा, मैं आज बता सकता हूं कौन से 8 सवाल लाजमी आने हैं। इतना प्रेडिक्टेबल एग्जामिनर है इस हद तक। चलें ये तो बात की बात है ना। YouTube पे इस दफ़ा की यहाँ की रिवीजन क्लास पढ़ी है, उसमें भी मैंने इसी तरह से बताया था कि ये वाले सवाल हर दफ़ा के होते हैं। इस दफ़ा का पेपर उठाएं, दोनों को आपस में मैच करें, आपको समझ आ जाएगा। एग्जामिनर बहुत प्रेडिक्टेबल है, उसको पता है कि ऑडिट में कुछ टिपिकल एरियाज हैं जहाँ से मैंने सवाल बनाना है। एक तो सिलेबस आउटलाइन से चीज़ें समझ आ जाती हैं, और दूसरा हमें ये पता लग जाता है कि एग्जामिनर की क्या सोच है। तो अगर रिसर्च करके चलें तो एक सब्जेक्ट आसान है, डर के चलेंगे ना तो कंपनी लॉ भी भारी पड़ जाएगा। तो डर के नहीं चलना, पहले दिन से हम साथ साथ चलते जाएंगे। अगर एक चैप्टर हमें समझ आ रहा है, अगर उसके पास पेपर्स हमें समझ आ रहे हैं, अगर हम उसको सही से कर पा रहे हैं, तो आपने देखा होगा इस दफ़ा पेपर में 3-4 पास पेपर के सवाल एज इट इज़ रिपीट हुए हैं। नज़र आ रहा था कि एग्जामिनर के पास टाइम नहीं था, तो उसने कहा चलो फिलहाल कुछ सवाल उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप एक अच्छी अप्रोच के साथ समझ के चल रहे हैं तो ये बहुत मज़े का पेपर है। बस यू मस्ट नो कि कौन से टॉपिक को लॉजिकली तैयार करना है और कौन से टॉपिक को क्रैम करना है। तो चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। डन। यहाँ से एक स्टेप आगे चलते हैं। हम टिपिकल इश्यूज देख रहे थे ऑडिट के। तो ऑडिट मुश्किल नहीं मजलूम पेपर है, क्योंकि इसका डरावा बहुत ज़्यादा है। और यकीन माने ना, मुझे ये चीज़ से बड़ी उलझन आती है कि लोगों को डरा के पढ़ाया जाए। CA का जो सबसे बड़ा पेपर है वो मेरी स्ट्रेंथ है कॉर्पोरेट लॉज। उसमें 34-35 लॉज हैं जो कि इकट्ठे सिलेबस में होते हैं। वो हमारा सबसे बड़ा पेपर है। वो MSA से भी बड़ा पेपर होता है। MSA में 2 पेपर जोड़ के भी उस जितने बड़े नहीं होते, वो काफ़ी बड़ा पेपर होता है। मैं उसमें नहीं डराता। ये फिर ऑडिट है, बड़ा मुनासिब साइज का पेपर है। तो डर के नहीं चलना, समझ के चलना है। मेरा पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। जिस जगह अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, आपने मुझे जाने नहीं देना। चाहे 2 दिन हम उस टॉपिक को दोबारा समझते रहें, जब तक समझ नहीं आया ना, मुझे आगे मतलब समझे बगैर अट्टा नहीं लगाना।
तो समझ यहाँ पे सबसे जरूरी है। जब आपको समझ आया होगा ना, तो फिर आपको पेपर के सवाल देख के खुद ही से दिल करेगा कि उसका आप जवाब लिखें। डन। पास्ट पेपर एनालिसिस को अगर हम देखें, हमारे सिलेबस में कुछ ग्रिड्स बनी हुई हैं, ग्रिड ए, बी, सी और डी, और राइट पे इनकी परसेंटेजेस लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ग्रिड ए की परसेंटेज आई की अपने बताई है 15 से 25%, यहाँ 15 से 20%, 45 से 55%, 10 से 15%। सिलेबस को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसको सॉफ्ट में शेयर भी कर दूंगा इस एनालिसिस को, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जो हमारी फिजिकल क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है वो एडमिन ओनली टाइप के मोड पे होगा, जिसमें हमारी तरफ से कम्युनिकेशन, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वहाँ पे आप टीचर से सवाल पूछें। टीचर तो हर दिन आपके सामने मौजूद है, आप आएँ अगले दिन और टीचर से सवाल पूछें। तो जो फिजिकल क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज़्यादातर वो हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन शेयरिंग टाइप का होगा, लेकिन जो ऑनलाइन वालों का व्हाट्सएप ग्रुप है, क्योंकि वो इस वक्त पूछ नहीं सकते टीचर से सवाल, तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में साथ साथ सवाल पूछ सकते हैं। उनको जवाब इधर तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप अगले दिन आएँ और अगले दिन आके सवाल पूछें, अपना भी फ़ायदा और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो। तो ये आपको सॉफ्ट में मिल जाएगी उस ग्रुप में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ग्रिड ए में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 13, 3 चैप्टर्स का ग्रेड उन्होंने बनाया, और बनाया 15 से 25 नंबर का। लेकिन अगर औसतन आप देखें, रीसेंट आप देखें, तो 20, 19, 18, 20, 17, 23 ऑन एवरेज 20% का पेपर यहाँ से आ रहा है। तो 15 से 25 उन्होंने कहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इन 3 चैप्टर से मिला के, अच्छा इन 3 चैप्टर्स में से अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसा चैप्टर बताएं जो कभी मिस नहीं हुआ। कोड ऑफ एथिक्स। इस 20% में से 12% ये खेला ही है। दिस इज द क्वेश्चन जो आना ही आना है पेपर में, जिसमें से वो पूछे बगैर रह ही नहीं सकता। असल में हर पेपर का एक मिजाज होता है ना, तो ये बड़ा इनडिसेंट होता है। ये ऐसे ही है जैसे एक ज़माने में FR2 में फाइनल अकाउंट के सवाल के बगैर बात ही नहीं बनती थी। एक टाइम होता था, पुराना कॉस्ट का पेपर होता था, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सवाल के अलावा बात ही नहीं बनती थी। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी मस्ट होती हैं। तो ऑडिट के पेपर की खूबसूरती होती है कि कोड ऑफ एथिक्स तो पूछा ही जाए लाजमी। तो इधर से कोड ऑफ एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। और देन फिर हमारे पास चैप्टर 1 में कंपनीज एक्ट का एक एरिया है, जिसमें कंपनी लॉ का एरिया है, जिसमें से आईक्यू बड़े लॉजिकल से सवाल पूछ रहा होता है। तकरीबन 2-3 अटेम्प्ट बाद एक आध दफ़ा मिस भी कर देता है। तो आप कोई पैटर्न तो नहीं बना रहे? 2 के बाद मिस, 3 के बाद मिस, 3 के बाद मिस, 4 के बाद मिस, अब 2। तो ये सारे पैटर्न फारिग हो जाते हैं ऑडिट में। आप देखें ना, लगातार पूछता आ रहा था, 2 अटेम्प्ट छोड़ दी, फिर पूछा 1 अटेम्प्ट छोड़ दी, 1 अटेम्प्ट छोड़ दी, फिर नहीं पूछा तो नहीं पूछा, अचानक पूछ लिया, फिर नहीं पूछा, अब पूछेगा। तो ये इस तरह का गैस वर्क नहीं करना। हाँ, हमने सब्जेक्ट के हिसाब से समझना है कि हाँ भाई ऑडिट के अंदर कोड ऑफ एथिक्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो प्रैक्टिकली, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो ऑडिट है। आपने इससे पीछे जितने भी पढ़े हैं वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। एक अकाउंटेंट इन बिजनेस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। जो प्रैक्टिस वाला अकाउंटेंट है वो तो आप अभी पढ़ रहे हैं, और आप अभी तक पता नहीं कौन कौन से पेपर पढ़ते रहे। कौन सी फर्म में जाना है आप लोगों ने? ऑडिट फर्म्स। क्या करना है? ऑडिट। तो आप गैर ज़रूरी पेपर पढ़ते रह गए। इस पेपर में एग्जामिनर की अजम्पशन है कि यू नो अकाउंटिंग, बेसिक टैक्सेशन आपको पता होगी। एक आध दफ़ा पेपर में उन्होंने NTR FTR की भी एक चीज़ डाली और एक्सपेक्ट किया कि तो बच्चों को आती होगी। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सीनियर पेपर है, आखिरी पेपर है। आप ये देखें कि कैफ में सबसे आखिरी पेपर ऑडिट, CFAP में भी सबसे आखिरी पेपर ऑडिट। तो दोनों जगह उनकी अजम्पशन यही है कि ऑडिट पे बंदा तब पहुंचेगा जब वो पीछे से सारा पढ़ के आया होगा। तो एग्जामिनर बहुत ही धड़ल्ले से FR2 का एक छोटा सा इशू आपको देके कहेगा बताओ बीइंग ऑडिटर आप क्या करो। तो पहले आधा सवाल होगा कि अकाउंटिंग का मसला आप बताएंगे उसमें क्या था, और फिर बाकी आधे टाइम पे आप उसमें ऑडिट का इशू बता रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं अगेन मैंने उन लोगों से कहा कि जो अभी डावाडोल हैं कि नहीं पढ़ें ना पढ़ें, रिजल्ट के बाद सोचेंगे, वो तो भाग जाएं। दूसरे वो लोग भाग जाएं जो FR2 सिरे से ही नहीं पढ़ रहे। दिस कैन हैपन कि आपने FR2 पहले पढ़ो, गुड, दिस इज गुड कि आप साथ साथ पढ़ें, कोई मसला नहीं। बट अगर आपने पहले ऑडिट प्लान की और बाद में FR2, तो आप गलत जगह पे आ गए। मतलब ऑडिट के अंदर FR2 की अजम्पशन है कि बच्चों को आता होगा, तो आपकी तरतीब इस वक्त गलत हुई हुई है।
सिवाय शदीद मजबूरी के कि आपका कोई और कम्बिनेशन ना बन रहा हो, बुरी तरह से फंस गए हो, कुछ और इस तरह से हो, ये हरकत कोई ना करे कि FR2 से पहले ऑडिट उठा ले, ये नहीं करना। तो अगर आप में से किसी का इस तरह से कम्बिनेशन है तो बेहतर है कि आप उसको ड्रॉप कर दें और तवज्जो जो है वो तब इस पे करें जब FR2 या पढ़ चुके हों या साथ में पढ़ रहे हों। ये चीज़ कई दफ़ा लोगों के जहन में नहीं होती, तो इससे पहले कि आप बाद में कहें कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं पहले दिन आपको बता दूं कि आई नीड FR2 की अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू। वो चाहे साथ साथ डेवलप हो रही हो, किसी और बैच में आप पढ़ रहे हो या आपने पिछले सेशन में पढ़ा हो, अगर सिरे से वो नहीं है तो फिर ऑडिट में आप थोड़े से मिसफिट हो जाएंगे। 15, 20, 25 नंबर का पेपर डिस्टर्ब हो सकता है जहां एग्जामिनर कोई इशू अकाउंटिंग का बताए और आपको ना पता हो, क्योंकि ऑडिट इज बेसिकली ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तो एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपको अकाउंट्स का पता होगा तो आप उसकी ऑडिट पे बात कर सकेंगे। डन। तो बस ये जहन में रखना है कि आपने ये ज़रा रिस्क बढ़ जाता है। फिर पता क्या होता है, सेशन एंड तक बंदा परेशान ही रहता है। फिर क्या होता है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मैं यूट्यूब से फलाना फलाना टीचर की फलाना वीडियोस देख लूँगा, कुछ ना कुछ काम चल जाएगा। तो वो स्टूडेंट ना पूरा सेशन सिर्फ एडजस्टमेंट ही करता रह जाता है। वो फिर ऑडिट पे कम तवज्जो देता है और अपने इस कमी को कवर करने की कोशिश करता रह जाता है। तो ऐसे ना करें, बेहतर आप ऑडिट तब उठाएं जब आपने कम से कम वो चीज़ उठाई हुई हो या पढ़ चुके हो। डन। ग्रिड बी, ICAP ने कहा 15 से 20, एवरेज 15 की है। पिछली 3 अटेम्प्ट नई स्कीम के आने के बाद से, नए सिलेबस के आने के बाद से 19, 20, 20, ये नए सिलेबस के बाद 20, 19, तो तकरीबन ये भी 20 पे और ये भी 20 पे है। तो जिसको 15 से 25 का वो इस वक्त औसतन 20 के लिए आ रहा है, और जिसको 15 से 20 का वो भी राइट साइड पे, हायर साइड पे आ रहा है 20। क्योंकि होता ये है कि रिपोर्ट ये रिस्क और रिस्क से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ICAP देखता है, तो उसमें इसकी जो उन्होंने ग्रिड बताई हुई है वो काफ़ी हद तक उसको फॉलो कर रहा है। और इसमें भी चैप्टर 3 जो है वो ICAP को काफ़ी पसंद है। और फिर चैप्टर 3 में फ्रॉड, अब ये देखें क्या होता था, एक टाइम पे फ्रॉड आ रहा है, एक दफ़ा छोटा आते उसके बाद से बच्चे बहुत ही अकीदत और एहतराम से हर दफ़ा फ्रॉड की पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं आता। और इस दफ़ा वो तो इस तरह के तो आप फलसफे चला ही लेते हैं फेसबुक पे, उस तरह के ग्राफ चार्ट के, ये ऐसे फिर अब ये आएगा। ग्रिड सी के पास आने से पहले ग्रिड डी पे चलते हैं। ग्रिड डी रिपोर्टिंग कहलाती है, जिसमें चैप्टर 14 पूरा, और चैप्टर 14 की रिपोर्ट्स का पोर्शन, चैप्टर 15। ICAP ये कहता है कि ये 10 से 15% की ग्रिड है, लेकिन वो खुद भी शर्मिंदा रहता है कि मैंने क्या किया है। पुराने ज़माने में मामला और था, लेकिन रिसेंटली करंट पेपर में 24 नंबर का सवाल, 15, 14, यानी कि वो इधर उधर करा, लेकिन यहाँ अब उसकी बस हो गई। उसने कहा अब मज़ा नहीं आ रहा, इतनी अहम चीज़ में से मैं क्यों नहीं पूछ रहा। तो हमारे पास एक ऐसा चैप्टर है 14 जिसका एक पोर्शन यहाँ पे है और एक पोर्शन यहाँ पे कवर हो रहा है, और इधर भी इसकी वेटेज देखिए 9% के आसपास है। तो खैर ग्रिड सी क्या है, ग्रिड सी में सारा कचरा एक जगह इकट्ठा है जो कहीं नहीं क्लब हुआ, यानी कि चैप्टर 1, 2 और 13 3 चैप्टर्स, चैप्टर 3, 4 का सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक, ये वाला ब्लॉक बन गया। चैप्टर 14 आधा और 15 छोटा सा एक चैप्टर है, वो इसमें हो गया, और जो बच गया वो सारा यहाँ आ गया। तो यहाँ पे भी देखें तो कुछ टॉपिक्स की पूछने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, कुछ की थोड़ी सी कम है, तो मिला जुला के एक रफ सा अंदाज़ा बन जाता है। तो अगर इसको एक्सेल पे थोड़ा सा सॉर्ट करें तो ज़्यादा मज़े की पिक्चर निकलती है। सुपर इंपॉर्टेंट एरियाज, और नीचे देख रहे हैं फिर से सुपर इंपॉर्टेंट एरिया लिखा हुआ है, नहीं ऐसा ना हो कि आप इसको उससे कम समझें। तो खैर बहरहाल ये खाली इंपॉर्टेंट एरिया से भी काम चल सकता है। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो 58 और 24%। हाँ जी, इतना तो मैथ कर ही लेंगे, ज़्यादा मुश्किल बात तो नहीं है ना। कितना बनता है 58 और 24? देखिए ना, जब इसमें कमी है ना 2% की, वो यहाँ से निकाल के से दे दें, ये 60 पे पहुँच जाएगा, तो ये 22 रह गया, तो 82%। 82%। चलो ये तो अभी क्या है, पीछे इधर देखते हैं ये करंट पेपर में क्या हुआ। 87, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, तो तकरीबन 80% की हम एवरेज लगा सकते हैं।
तो चंद चैप्टर्स में आपकी मेजॉरिटी कवर हो रही है, और फिर नीचे भी एक खास आपको एक एरिया ऑफ प्रेफरेंस नज़र आ रहा है कि किस किस तरह से। तो हमें ये थोड़ा सा पता है कि उनका क्या ट्रेंड है, मतलब वो चैप्टर 14 के बगैर पेपर बना दें ये उनको हजम नहीं होता, चैप्टर 3 के बगैर पेपर बना दें। पीछे ना चैप्टर 3 200 में टूटा हुआ था, फ्रॉड, और ये चैप्टर 14 भी 200 में टूटा हुआ था। तो इधर मैंने वो सारा इकट्ठा कर लिया है। आप देखें 14 से हमेशा सवाल, 3 से हमेशा सवाल, 13 से हमेशा सवाल, 5 में 2 अटेम्प्ट्स में नहीं आया, उससे पीछे आ रहा था। यहाँ तक ना 5 एक अलग ब्लॉक होता था सिलेबस एरिया का, फिर उन्होंने 5 को मिक्स करके उसमें डाल दिया, तो अब थोड़ा सा उन्होंने उसकी वेटेज कम कर दी है। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं कि आपके जो टॉप 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो क्या हैं, और जिनसे आपका आधा पेपर कवर हो रहा है कम अज़ कम। तो सिर्फ थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये पता लग जाता है कि कहाँ ज़्यादा तवज्जो देनी है और कहाँ थोड़ी सी कम। पढ़ना सब है, लेकिन तैयारी करते हुए ऑब्वियसली आप कहते हैं कि मैंने किसी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार करना है, कुछ को थोड़ा कम से भी काम चल जाएगा। तो ये इस तरह से है। डन। सिलेबस को अगर मैं ISS के हिसाब से वो करूं, जिस तरह से अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, तो इधर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। जो ग्रेड A 15 से 25 नंबर की है उसमें ISA 200 बेसिस ऑफ ऑडिट, 210, 220 और कोड ऑफ एथिक्स ICAP का ये पोर्शन है। इसी तरह से वहाँ स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, इधर स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, इधर स्टैंडर्ड्स और टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो ये सिलेबस को प्रेजेंट करने का एक और तरीका है, जो मेरे साथ को टीचर सर उसामा जो है उन्होंने एक वर्किंग बना के, और उन्होंने ख़ास तौर पर कहा है कि जी वो पीछे जो आप ये बता रहे हैं ना इसमें डाटा बहुत है, तो पिक्चर लोगों को अपील करती है। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर मुझे बना के दे दी है, तो मैंने सामने आपके सजा दी कि ये इसमें सिलेबस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उन्होंने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है कि आप चीज़ों को किस तरह से लेके चलें। बुक्स, कौन सी किताबें फॉलो करें? अब तो मैं कसम खा के भी कहूँगा ना ICAP की किताब फॉलो करें, तो आपने कहना नहीं आपकी किताब का है, क्योंकि जब मैं कहता रहा आप साथ साथ वो भी पढ़ लिया करें, तो एंड तक आप किताब पे शिफ्ट हो ही चुके थे शॉर्ट वाली। तो आप कहेंगे कि सर बस अब हमें समझ आ गया, आप जो है ना एवं डिस्क्लेमर दे रहे होते हैं, डाटा सारा लिखा हुआ होता है। तो ऐसे ही है, कंप्रीहेंसिवली कोशिश किया होता है कि उसको समराइज़ करें। जहाँ आपको हल्का फुल्का डर लगे कि कहीं आप कम तो नहीं पढ़ रहे, एहतियातन किताब का वो चैप्टर एक दफ़ा अपनी आंखों से गुजार के देख लें। और अब तो बहुत आसान है कि आप अगर मैं कहूँ कि मेरी किताब ले लें, क्योंकि वो तो हम आपको वैसे ही फ्री दे रहे हैं। पता नहीं आपको पता भी है नहीं बात, हम तो लूट सेल्स लगाई हुई है ना कि वो फिजिकल भी ले लो, ऑनलाइन भी ले लो और स्टडी मटेरियल भी। और फिर सोचा था चलो ठीक है कुछ ना कुछ हल्के मार्जिन से गुजारा कर लेंगे, अचानक से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करना शुरू हो गया। तो जनाब कुर्सियाँ महंगी, बेंच महंगे, पिलर महंगे, AC महंगे, तो बस सस्ता था सिर्फ और सिर्फ वो पुराना अनाउंस किया हुआ, और उसमें भी हमने जो है ना कैंपस इनॉग्रेशन डिस्काउंट दे दिया था। फिर हम इंतज़ार कर रहे थे, हमने कहा तारीख आए और उसको गायब कर दे। तो खैर, तो बुक्स आपको इसमें साथ मिल जाएंगी, लेकिन होता क्या है कि ICAP हर दफ़ा ना डरा के रखता है कि कोई भी सब्जेक्ट कभी भी चेंज हो सकता है। तो हम इंतज़ार कर रहे होते हैं ICAP का कि ICAP का सिलेबस आ जाए, ICAP की रिवाइज किताब आ जाए तो हम उसे देख लें। ICAP ने इस दफ़ा जब किताब दोबारा अपलोड की है तो वही एडिशन की है जो उससे पिछला था। तो ऑडिट में 0 चेंज है। मीन्स टू से अगर आप में से किसी के पास कोई पुरानी किताब पड़ी हुई है या एक सेशन पीछे तक का कोई डाटा पड़ा हुआ है, दैट इज़ इक्वली वैलिड। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक अटेम्प्ट के पास पेपर्स ऐड लेस होने वाला मामला है, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से हो गए हैं। डन। तो बुक्स में आपकी मर्ज़ी है, मैं कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि मैं इससे पहले 2-3 दफ़ा कह के देख चुका हूँ। वो छोटे पेपर होते थे, यहाँ बड़े साइज़ का पेपर है। मेरे नोट्स आपको हेल्प कर देंगे, जो किताब वाले हैं ना, उससे जो है वो आप एक सोर्स बन जाएगा। आपको ICAP की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगेन अगर आप कोई खुद से पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, इंतज़ामिया ज़िम्मेदार नहीं होगी किसी नाखुशगवार वाक़े की कि आपके सर मैं ICAP की किताब पढ़ रहा था, मैं चकरा के दीवार से टकरा गया। तो वो किताब असल में लिखी होती है उन्होंने टीचर पैटर्न पे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है कि एक बंदा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो ICAP की किताब उठाए, उसे पढ़ता जाए, उसकी एग्जांपल्स देखता जाए और समझता जाए। अगर आप एक कॉलेज में किसी टीचर की क्लास ले रहे हैं तो उसके बाद आपके लिए बड़ा इजी होता है कि आप उस पर चल जाएं। तो 2 किताबें इस वक्त थ्रू आउट पाकिस्तान में चल रही हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा एक पैटर्न है तो उस सीक्वेंस के साथ मेरी आपको फ्री में मिल जाएगी, और बाकी आपके दोस्त आपको चिपकाने की कोशिश करेंगे। यार तू ऑडिट में इतना खुश क्यों नज़र आ रहा है, ये किताब पकड़, देखा टेंशन हुई ना। अब अच्छा वो किताब एक अलग पैटर्न पे चल रही होगी, मेरा एक अलग सीक्वेंस होगा,
आप कहेंगे ओए मुझे तो नहीं आता ये सब कुछ, क्योंकि हमने वो पढ़ना होगा चैप्टर 14 में, वो वहाँ नज़र आ रहा होगा चैप्टर नंबर 3 में। ज़ाहिर है हर टीचर अपने एक पैटर्न पे, मैंने किताब का पैटर्न रखा है ICAP के साथ सिंक। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि फिर आप उस किताब के साथ साथ चलते रहें, बीच में घबरा के जो किताब बदलते हैं ना वो रुल जाते हैं। तो बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि लोग जो है ना आपको इर्द गिर्द वाले डराएंगे बहुत, क्योंकि मेरे ऊपर सबसे बड़ा आरोप ये है कि ये ऑडिट आसान करके क्यों पढ़ा रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, जिस तरह से अभी वो पिछले दिनों एक ग्रुप इकट्ठा होने लगा था कि जी आदि साहब को समझाते हैं, ये खराब कर रहे हैं, रेट खराब कर दिया इन्होंने, वो कम पैसों में क्लासें वगैरह वो कर दी, तो वो सबको था कि ये पागल आदमी है, जज्बाती आदमी, चलो ऑनलाइन में जो कर रहे थे ये फिजिकल में भी आके बच्चों की सुनने लग गए। तो इसी तरह के मुझे मसलों मसाइल ऑडिट के अंदर भी आते हैं कि सबको ये है कि ये आसान क्यों, तो और कुछ नहीं तो आपको एम्बेसडर्स ही बहुत सारे मिल जाएंगे, ओ नहीं मर जाओगे, तबाह हो जाओगे, तुम तो ख़त्म हो जाओगे। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला आपको अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब है सीना बसीना कहीं ना कहीं, क्योंकि हम फेसबुक पे तो ना होने के बराबर, मतलब मैं तो अपना कॉलेज बनाने के बाद पूरे महीने में 2 दफ़ा ऐड लगाया है, तो हम फेसबुक वाली दुनिया पे उतना तेज़ी से काम नहीं करते, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हमने पढ़ाया अच्छा तो स्टूडेंट आएगा हमारे पास। और अल्लाह का शुक्र है कि इससे पहले भी इसी तरह से था और अभी भी इसी तरह से है। और मैं बता रहा हूँ, मैं तो रात तक डरा हुआ था कि अगर वाकई बच्चे जो आ गए हैं तो हमें एकदम से कुर्सियों का मसला ना बन जाए, क्योंकि जो एनरोल है वो तो आएंगे, कुछ लोग पहले दिन सोचते हैं जाके एनरोल हो जाएंगे, तो हमारे पास उसका मार्जिन बिल्कुल भी नहीं था। तो हमने बैकअप पे वो जो छोटे छोटे से कुछ वो जो फोल्डेबल कुर्सियाँ होती हैं वो साथ रखी हुई थी कि अगर बच्चे वाकई आ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुकून वो हो गया। हम एवं ही अपना सुबह तक खून खुश करते रहें कि नहीं यार ये कमरा कम अज़ कम चलने वाली हालत में हो। बहरहाल कमरा थोड़ा सा इस वक्त इनडिसेंट है और ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे ना ये अचानक से हम एक बड़े कमरे की तरफ गए और ये आप लोगों की क्लास की वजह से। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बी लॉ सबसे पहले एक लिमिट क्रॉस करेगा, लेकिन बी लॉ बाद में, और ऑडिट पता नहीं एक अलग रफ्तार पर दौड़ रहा था। तो उसके लिए फिर हमें हुआ कि कम अज़ कम बड़ा कमरा होना चाहिए, तो ऑडिट और सी लॉ का बड़ा। और अभी बी लॉ में अभी चूँकि पेपर चल रहे हैं, PRC के पेपर हुए हैं और अभी तो नेक्स्ट वीक तक उसके एडमिशन्स कुछ फाइनल हो गए। तो ये जिन 2 क्लासों के लिए मैंने ये कमरा इस कमरे पे सोचा था, वही दोनों क्लासों में बच्चे पूरे नहीं आए। सीलो में तो बहुत ही कम आए, मुझे बड़ा दुख हुआ। और बोलेंगे जी वो सर रमज़ान है, ज़रा सुकून से आएंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी कामयाब रही, इसका मतलब है। अगर हम कहते हैं या ऑनलाइन है या फिज़िकल है, तो आप फिज़िकल इसलिए ना लेते कि आपने ऑनलाइन लेना है, आपने तो घर बैठ के पढ़ना है, और ऑनलाइन इसलिए ना लेते कि उसमें सब पढ़ा नहीं जाता। तो हमने इसीलिए कम्बो दे दिया कि आपने पढ़ना ऑनलाइन ही है, हमें पता है ठीक है, लेकिन किसी दिन अगर मूड हुआ तो क्लास में आ जाना। असल नीयत ये थी कि आप फिजिकल लो, किसी दिन ना आ सको तो ऑनलाइन। लेकिन मुझे समझ ही आई है कि बच्चे ने इसका मतलब ही निकाला है कि आप ऑनलाइन ले लो, किसी दिन चलते हुए क्लास में आना हो तो आ जाना, कोई बात नहीं, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो इसलिए ऑनलाइन वालों दोस्तों जो कम्बो लेके बैठे हुए हैं वो तो फिजिकल आओ क्लास में। ऑनलाइन वालों को भी पैगाम दे दिया। तो भाई हैरान हो रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं ये आपके ऊपर रखे हुए कैमरे से मैं मुखातिब हूँ, तो जो है ना, ठीक क्लियर। कैमरे को भी हमने छुपाया हुआ नहीं होता कि साइड पे उधर देखें भाई वो वहाँ कैमरा है, कैमरे को देख के हाथ लाएं। क्योंकि हमारे पास ना ये पिलर बनाने के बाद कैमरे की भी जगह नहीं बची थी। अचानक से हम ये काम करना शुरू हुए तो पता लगा कि ये दीवारें कमज़ोर हैं, फिर हम इधर भी पिलर उधर भी पिलर, फिर पता जब सारा कुछ बन गया तो ऊपर पता लगा कि कमरे में आधा क्रैक पड़ा हुआ है। हमने ये कहा तो बात पता ये लगी कि उसके नीचे बेस ही कोई नहीं थी, वो हवा में उन्होंने खड़ा किया हुआ था और डेली अल्लाह से दुआ मांगते थे कि गिर ना जाए। उधर हमने क्लास बनानी थी, फिर ये पिलर देने से ना मेरा मतलब इस पिलर की वजह से मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं इस कमरे की जो फील चाह रहा था ना, ये पिलर ना होता तो ये और ज़रा ग्रैंडियोर सा होता। तो उस टाइम पे ना फिर एक कमरे की फील और एक थी सिक्योरिटी। फिर हमने कहा ठीक है इस वक्त अब जो है ना सिक्योरिटी फ़िलहाल ज़रा ज़्यादा बड़ा कंसर्न है, और कोई मसला नहीं, मतलब आप जिस तादाद में आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि एक आध हफ्ते में हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास इससे थोड़ा छोटे साइज़ का लेकिन ज़रा खूबसूरत कमरा मौजूद है। ये ज़रा बेचारा अभी तज़ीन व आराइश के मराहिल से गुजर रहा है। बुक्स हमें समझ आ गई। सोचिए अगर मैंने 1.25 घंटे वाकई पढ़ा दिया तो क्या होगा। कितनी देर हुई है क्लास शुरू हुए? आधा घंटा मजीद बचा हुआ है। क्या करेंगे आप? रमज़ान में इसको 1 घंटा कर लेते हैं ताकि जो है ना आप वाकई बहुत मायूस ना फिर रहे हो।
कि उसके बाद जो है ना वो आप रास्ते में जाते जाते बाइक पे सो रहे हो। ठीक है जी, इस टाइम पे घर में आपसे और कुछ होना नहीं था, आराम से क्लास अटेंड करें, उसके फ़ौरन बाद नमाज अदा करें और घर जाके सो जाए। चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच, दिस इज द मेन गेम। ना हर चैप्टर रट्टा है, ना हर चैप्टर लॉजिकल है। बजाय इसके कि हर चैप्टर को जाएं और आप प्योर लॉजिकल तरीके से उसे करते रहें और हर तरह से सोचें कि कैसे सिनेरियो है, कैसे, और पेपर में सीधा सवाल आ जाए और आप सर पे हाथ मार के कहें यार रट्टा ही लगाना था, पहले पता लग जाता। और बजाय इसके कि आप बिला वजह रट्टा मारते रहें और एंड पे पेपर में एक बहुत ही गाढ़ा सा सिनेरियो आया वो। तो जितने भी पास्ट एग्जाम्स हैं उनको जहन में रखते हुए एक ओवरऑल एनालिसिस बनाया है जो कि 98-99% ओके है। 1% ये हो सकता है कि कभी कभार एक आध सवाल में बहुत मूड में आ जाए और मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये क्रैमिंग वाला है और वहाँ से लॉजिकल सवाल आ जाए। चैप्टर 1 ये 3 कैटेगरीज बनी हुई है, नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड और मिक्स। नॉलेज बेस्ड का मतलब है प्योर रट्टा, एप्लीकेशन का बेस का मतलब है प्योर लॉजिक, मिक्स का मतलब है कि रट्टे वाला पार्ट भी आ सकता है, रट्टे में भी आ सकता है, लॉजिक में भी, और ऐसा भी हो सकता है कि सवाल का एक पार्ट रट्टा और एक पार्ट लॉजिक। चैप्टर 1 सारा का सारा जो इंशाल्लाह इस वीक का हमारा टारगेट है, एक्सेप्ट यूनिट नंबर 3 कंपनी लॉ वाली चीज़ें, ये सारा का सारा नॉलेज बेस है। ऑडिट क्या होता है, आईफैक्ट क्या होता है, आईएएसबी क्या होता है, ऑडिट एश्योरेंस में क्या फ़र्क है, एश्योरेंस के फ़ायदे नुकसान क्या हैं, इस तरह की चीज़ें। तो चैप्टर 1 का ये हिस्सा सीधा सीधा, और देन कंपनी लॉ से अगर सवाल आए तो एक आध सवाल को छोड़ के हमेशा उन्होंने लॉजिकल सवाल बनाया है। और पूरे ऑडिट में सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर सवाल कभी उन्होंने बनाया है कहीं तो वो ये कंपनी लॉ है। तो इंशाल्लाह हम फर्स्ट वीक में वो वाले सीधे एरिया की प्रैक्टिस करेंगे और सेकंड वीक में ये कंपनी लॉ वाला पढ़ तो हम 2 दिन में लेंगे, लेकिन हम इसको पूरे वीक पे स्प्रेड करके इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि हमारा जो है वो चैप्टर 1 बड़े अच्छी तरीके से कवर हो जाए। फिर चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो ये सारा का सारा नॉलेज बेस्ड है। चैप्टर 3 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, प्लानिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, रिस्क असेसमेंट पे हमेशा लॉजिकल सवाल, और फ्रॉड में कभी लॉजिकल कभी रट्टा और एक पार्ट लॉजिकल एक पार्ट रट्टा, इस तरह से होता है। चैप्टर 4 सिवाय सैम्पलिंग के सीधा सीधा और सैम्पलिंग मिक्स सवाल। चैप्टर 5 कंप्लीट रट्टा, चैप्टर 6 कंप्लीट मिक्स, चैप्टर 7 रेशोज को छोड़ के सीधा सीधा और रेशो पे रट्टे वाला सवाल भी आ सकता है। ये रेशो एनालिसिस जो आपका अकाउंटिंग वाला है वही है, बस उसको हम ऑडिट के एंगल से देख रहे होते हैं। चैप्टर 8 स्ट्रेट फॉरवर्ड, चैप्टर 9 में एक टॉपिक को छोड़ के स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वाला टॉपिक यहाँ है। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास 4 ऐसे एरियाज बनते हैं वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग प्योर लॉजिकल सवाल। ये चारों एरिया जैसे ही आएंगे तो जैसे ही एक एरिया आएगा मैं पहले उसको सॉल्व करने का आपको एक पैटर्न बताऊंगा, फिर हम उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस किया करेंगे कि हाँ भाई ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से। तो ये 4 ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे हम प्रॉपर एक पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। फिर इस वाली साइड पे जहाँ पे मिक्स सवाल है उसमें जिस जिस जगह लॉजिक इन्वॉल्व है हम उसमें काम करेंगे। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ तो 6 शायद ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ मुझे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ प्रैक्टिस करवानी है, एंड रेस्ट ऑफ द पेपर इज ईजी टू गो। तो ये तकरीबन आधा पेपर रट्टा और तकरीबन आधा पेपर लॉजिकल, लेकिन सवाल बड़े होते हैं, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर टाइप के सवाल नहीं, 8-8 नंबर के सवाल, 10-10 नंबर के सवाल, 7-7 नंबर के सवाल। तो यहाँ लिखना होता है, यहाँ पे ना राइटिंग बहुत मैटर करती है। तो आज तक आपने टेस्ट वाले दिन को कभी भी सीरियस नहीं लिया, तो नाउ दिस इज द टाइम कि आप उसे सीरियस ले लें। पहले ही दिन से एक स्टैंडर्ड रूल हम बना लेते हैं, सैटरडे हमेशा टेस्ट का डे, मंडे नहीं। पूरे वीक का आपने कवर किया, आपने वीकेंड पे एक दफ़ा तैयारी करके वो टेस्ट दिया, अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस की और संडे सुकून से गुजारा। तो इंशाल्लाह ताला हम हर सैटरडे को एक टेस्ट डे के तौर पे कवर करेंगे। सीलो बीलो अगर आपने पढ़ा है तो वो 5 डेज अ वीक क्लास होती थी, ऑडिट बड़ा पेपर है, ये 6 डेज अ वीक क्लास है। और छठा दिन यानी कि सैटरडे इज़ अ टेस्ट डे, उसमें कभी कभी साथ डिस्कशन होगी और कभी कभी वो डिस्कशन अगले दिन पे चली जाएगी। डन, ये अप्रोच समझ आई। ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स क्या हैं। अब ये बड़ा पेपर है तो मुझे आपके 2 आवर्स चाहिए, 2 आवर्स आपने पढ़ना है। ये बातें मैं यहाँ लिखी दूँ सामने स्क्रीन पे और पर्दे पे लिख दी तो इंतज़ामिया कहेगी आपने इतनी जल्दी पर्दा ख़राब कर दिया। चल पड़ा है, ये बहुत ही सुकून से ऊपर जाएगा इतनी देर में ना, मतलब 3-4 एनालिसिस हम देख सकते हैं। इसे रोज़ा लग रहा है अभी तक
ये थोड़ा ज़्यादा पैसे खर्चे ना तो चीज़ कुछ ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड मिल जाती है। असल में ये इतना ऊपर था कि इसकी अगर वो टांगते ना, इसको वो खींचने वाली, तो ज़रा टीचर छलांग मार के उसको नीचे करके और ऊपर कर रहा होता। अब इसकी ब्राइटनेस के साथ भी देखना है, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ, अरे वाह, नीचे पहले से लिखी हुई बातें मिल गई हमें। वाजिब कुछ चीज़ें मिल गई किसी न किसी और क्लास से। मंडे से फ्राइडे तक हमने डेली पढ़ना है और घर जाके मैक्स 2 आवर्स, 2 घंटे घर जाके, जितना उस दिन का टारगेट पूरा हो जाए। लेकिन किसी दिन का टारगेट पूरा ना हो रहा और 2 घंटे से ऊपर जा रहा है तो छोड़ दे। इसका मतलब है वो टॉपिक बिला वजह फंस गया है, या आप उस टाइम पे शायद फेसबुक की नोटिफिकेशंस भी देख रहे हैं। तो 2 घंटे से ऊपर जाने का मतलब है कोई रॉन्ग नंबर है, कुछ गड़बड़ है। तो वो आप अगले दिन आके कह सकते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था, टॉपिक कवर नहीं हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा असेस करने की कोशिश करूँगा कि क्या प्रॉब्लम था। तो 2 घंटे से ऊपर नहीं जाना, इससे ऊपर आप पढ़ेंगे भी तो समझ नहीं आना। एक लिमिट होती है इंसान की ना, एक सेटिंग में कितनी इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सकता है। और आजकल तो आप लोग वो यूट्यूब, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे तो अब 9 मिनट की वीडियो को डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। व्हाट्सएप पे 4 मिनट की वीडियो तो आपको आगे करनी पड़ती है, कहाँ है टाइम इतना आपके पास, 1.5 पे करना पड़ता है फेसबुक पे। तो इस तेज़ दौर में 2 घंटे तक एक किताब के साथ अगर आप बैठे रहे हैं तो ये एक मौजज़ा है। अगर आप ऐसा कर गए तो बस फिर पेपर ने एम ही पास हो जाना है, क्योंकि बाकी कोई ऐसा नहीं कर रहा होगा। आप लोग मेरे ख्याल में मैच्योर हो गए हैं, तो अब सोशल मीडिया से अपने आप को काफ़ी हद तक बचा चुके होंगे। अब वो आपके दिन के ज़्यादा टाइम नहीं खाता होगा। यकीन माने, मैं जो बिगिनर नए बच्चे आए हैं उनको आज कहा है कि आप नए बच्चे हैं, आपको नहीं पता, तो आपको सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए और ज़्यादा पढ़ाई के वक्त सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए। तो आप तो मैच्योर लोग हैं। आप सब अपनी 2 साल पुरानी तस्वीर देखिएगा ऐसे, और सामने आईना होना चाहिए। तो फिर आपको एहसास होगा कि आप कितने मैच्योर हो गए हैं। और अभी तक भी अगर आप फेसबुक पे मौजूद हैं, ओह व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टा, ट्विटर, ठीक है, हाँ फेसबुक तो मतलब मेरे जैसे पुराने वो बुज़ुर्गों का वो जो है ना, हाँ हम तो ऑर्कट वाले थे लिख के। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इतने मैच्योर हो के भी सोशल मीडिया से बच नहीं पा रहे तो फिर क्या बनेगा। और ऊपर से ऑडिट में आते ही ना फ्यूचर के ख्यालात बहुत आना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं पाकिस्तान जिंदा रहेगा या नहीं, पता नहीं मेरा बिग 4 में होगा या नहीं, पता नहीं आर्टिकल्स में क्या करना होता है, पता नहीं हम जी क्यों रहे हैं। मतलब ना एमी भाई, इतने भारी भारी पेपर हैं, आप उनसे को पढ़ो, आपको फुर्सत ही मिलनी, इतनी बड़ी नेमत है आई कैप। ये बाकी सारे लोग तो खुदकुशियां करते फिर रहे होते हैं टेंशनों की वजह से, हमें टाइम ही नहीं मिलता टेंशन लेने का। इतनी बड़ी नेमत है कि आप हर वक्त इतना अपने आप को मसरूफ रखें कि आपको पता ही ना हो कि दुनिया में क्या चल रहा है। आप अपना टारगेट पूरा करें, एक दफ़ा टारगेट पूरा कर लें फिर टेंशन ले लें। आज ये सोच के कि आपको आर्टिकल मिलने या नहीं मिलने, आप अपना टेस्ट तो फेल कर सकते हैं, पेपर फेल कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल आपको मिलने फिर भी उसी टाइम पे जिस वक्त उसने मिलना है। तो अनकंट्रोलेबल को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, ये कोशिश करना है। मेरा बड़े अरसे से इरादा था कि जब भी इस तरह का एक सेटअप हो तो हम कुछ सेशंस रखा करें। तो मैं कुछ सेशन ख़ास तौर पे काउंसलिंग के, सोशल मीडिया से अपने आप को किस तरह से बचाएं, फ्यूचर की बिला वजह परवाह क्यों ना करें, और एक बच्चों का फेवरेट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या ऑडिटर को रिप्लेस कर देगी। क्या ख्याल है वैसे? आज टाइम तो है आप लोग सामने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करेगी रिप्लेस, क्यों? उसको चलाने के लिए इंसान चाहिए, तो उसको चलाने के लिए तो कम इंसान चाहिए, काम वो 10 बंदों का कर लेती है। अच्छा कैलकुलेटर आने के बाद से तो अकाउंटेंट मर गए होंगे, ख़त्म हो गए होंगे।
भाई पुराने ज़माने में मुंशी हुआ करते थे जो मैनुअली कैलकुलेट करते थे, तो कैलकुलेटर आने के बाद मेरे ख्याल में अकाउंटेंट्स की जॉब ज़्यादा प्रीमियम हो गई, क्योंकि अब एक बंदा 4 गुना काम कर सकता है यूजिंग दैट डिवाइस। तो डिवाइस ने तो ज़िंदगी आसान की। कंप्यूटर 95 में आ गए थे, तो उसके बाद तो आधे इंसान मर गए होते दुनिया के। वो इंसान ज़्यादा एम्प्लॉयबल हो गए, दुनिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो गई, आप ज़्यादा काम करना शुरू हो गए ओइंग टू वो टेक्नोलॉजीज़ जो आप यूज़ करके ज़्यादा अपने आप को ईजी कर रहे हैं। डॉक्टर फारिग हो जाने चाहिए, गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। आर्टिफिशियल वेबसाइट्स वगैरह आप जाके बताओ ये प्रॉब्लम है, वो आपको दवाई तक सजेस्ट कर देंगे। बट डॉक्टर ने इससे पहले कि वो आईटी से घबराता, उसने आईटी से दोस्ती कर ली, वो आपके आधे से ज़्यादा टेस्ट आईटी बेस्ड कर रहा होता है। आँखों के इलाज आईटी से हो रहे हैं, बहुत सारी सर्जरीज में आईटी इन्वॉल्व है, और जब आईटी इन्वॉल्व है तो आईटी पे उनका खर्चा लगता है 200 रुपया, पैसे आपसे बहुत सारे मांग लेते हैं। जैसे ऑनलाइन क्लास, बच्चों को लगता है कि शायद जो है ना ऑनलाइन क्लास पे कॉलेज का कोई भी खर्चा नहीं होता, बल्कि 4 रुपये कोई आके इन्हें और दे देता होगा। तो उनको होता है कि ये ऑनलाइन तो सब हंसी मजाक है, शुगल मुगल है। तो इसी तरह से आईटी पे उसका खर्चा कम होगा, लेकिन वो इलाज या वो ऑपरेशन जो वो 10 लाख का करता था वो करेगा 25 लाख का। स्पेशल कोरियन कंप्यूटर बेस्ड आई के रेटिना का लेजर ट्रीटमेंट, और वो मशीन पूरे पाकिस्तान में एक ही डॉक्टर के पास हो, लोग जाएंगे धड़ाधड़ उसके पास। तो टेक्नोलॉजी ने उस डॉक्टर को प्रिविलेज कर दिया, लेकिन 10 डॉक्टरों को मार भी दिया। उन मरे हुए डॉक्टर्स को देख के मायूस नहीं होना, उस चलने वाले डॉक्टर को देख के मोटिवेशन पकड़नी है। तो टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हेल्प करती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इस लेवल पे आए हुए लोग ज़रा मायूस ज़्यादा होते हैं। तो आपने मायूसी छोड़ देनी है, जो नहीं कंट्रोल हो सकता उस पर मत कोशिश करें। इस वक्त आप एक काम कर सकते हैं, आप ऑडिट को मस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, ये मस्त नहीं है, ठीक है, और सर ने कहा ऑडिट को ना मस्त अटेम्प्ट करना है, तो ये मस्ट अटेम्प्ट है, लाजमी। यानी अब आपने इररिलेवेंट हो जाना है कि आपका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि जो रिजल्ट वाले दिन तक सोच रहा होता है ना, वो फिर उसके बाद ऑडिट में बहुत पीछे रह जाता है। रिजल्ट तक हमने बड़ा कुछ खींच देना है, काफ़ी कुछ पढ़ लेना है, अनलेस के रिजल्ट थोड़ा आगे पीछे हो जाए। रिजल्ट कब आ रहा है, क्या तारीख बताइए? क्या 3 मई, इतनी आगे की तारीख। हालांकि ईद के बाद बड़ी अच्छी शब मुहूर्त है, ईद की छुट्टियां खत्म होते साथ ही आई वाले बस ऑफिस पहुंचे, थोड़ा सा उन्हें टाइम मिल जाए अपलोड कर दें। तो ईद की छुट्टियों पे जाना है ना, तो थोड़ा रुके रहना है। चलें, मस्ट अटेम्प्ट करना है, लाजमी अटेम्प्ट करना है। तो फिर इररिलेवेंट हो जाना है कि हमारा रिजल्ट कब आ रहा है, इररिलेवेंट हो जाना है कि हमने रिजल्ट आने के बाद क्या करना है। रिजल्ट जो भी हो, जो हमने पेपर पकड़ा हुआ है वो हमने करते जाना है। मैं आपको बताऊं, एक प्रॉब्लम है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है साइकोलॉजिकली। आप एक सब्जेक्ट को रिजल्ट तक पढ़ते हैं ये सोच के कि रिजल्ट आने पे सोचूंगा, तो रिजल्ट तक आप उसको ना टेस्ट सही से देते हैं, ना उसको सही से याद करते हैं, समझते हैं। रिजल्ट आने पे आप कहते हैं अच्छा चलो छोड़ देता हूँ ये पेपर, छोड़ दिया। अगली दफ़ा जब आपने वो सब्जेक्ट एक्चुअल में पढ़ना होता है, आप शुरू के टॉपिक में क्लास में पहुँचते हैं, आप कहते हो ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा हुआ है जो टीचर करा रहा है। वो इसलिए नहीं पढ़ते कि आपको लगता है वो आपने पढ़े हुए हैं, और फिर आगे के टॉपिक में जब आप बैठते हैं तो आपको समझ आता है कि आपकी वो बेस ही नहीं क्लियर, तो आपकी पिछली अटेम्प्ट तो तबाह हुई थी, अगली भी तबाह हो गई। आप पता लगा कैसे लगती हैं 2 अटेम्प्ट ऑडिट में? इस तरह की स्ट्रेटेजी से लगती है। अदरवाइज अगर आप मस्ट अटेम्प्ट में हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैंने ऑडिट लाजमी अटेम्प्ट करना है, तो इंशाल्लाह ताला आप एक गो में ऑडिट बड़े ही सुकून से स्मूथली निकाल सकते हैं, अगर आपने इसको इसका वक्त दिया। ये सीलो बीलो नहीं है, इसके साथ शुगल नहीं चल सकता, इसको अकाउंटिंग के बराबर या उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। मैं 2 घंटे तक ना लिखते हुए मेरे हाथ कप आ जाते हैं, बहुत टाइम होता है 2 घंटे, लेकिन ऑडिट में यू नीड 2 आवर्स। ये एक सीनियर मैच्योर पेपर है। इंशाल्लाह हम तोड़ तोड़ के से पढ़ते रहेंगे तो एहसास नहीं होगा, लेकिन हर दिन हमें पढ़ना है। तीसरा, आपने टेस्ट लाजमी देने हैं। अब राइटिंग बहुत ज़रूरी हो गई है, अब जो है ना उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो आपके टेस्ट जो है ना वो ज़रूर अच्छे तरीके से आपके होने चाहिए। तो मंडे से फ्राइडे डेली घर जाके जो हमने क्लास में पढ़ा है उसको आपने 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी हो जाए तो ठीक है, और फिर सैटरडे पे आपने एक अच्छा सा टेस्ट देना है।
ताकि मंडे को जब आप आएँ तो आपका पिछला वीक सारा क्लियर हुआ हो और आप रेडी हों एक नए वीक के लिए कि ठीक है अब एक नया टॉपिक शुरू होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं टॉपिक्स को हर वीक के हिसाब से आइडियली प्लेस कर दूं। इस वाले सेशन में दिक्कत ज़्यादा होती है क्योंकि 2 दफ़ा ईद होती है, फिर 9-10 मुहर्रम भी हमें बीच में आके अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे ना ईद की छुट्टियाँ कई दफ़ा उसमें वेरिएशन आ जाती है 1-2 दिन की आगे पीछे। हमने अपने तौर पे पहले से सोच के रखा हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि उसमें ज़्यादा वेरिएशन ना हो, लेकिन बहरहाल उसमें 1-2 दिन का कहीं ना कहीं प्लस माइनस का मार्जिन रहता है। और फिर एक ICAP का रिजल्ट जो कभी भी अचानक से आ जाता है, और जब आए तो आप उस दिन और उससे अगले दिन तो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड की डेफिनेशन में होता है। वो खुश होते हैं, वो पेपर पास कर चुके होते हैं, तो वो आगे जाने की नेगेटिव तो बात नहीं ना सोचनी, पॉजिटिव सोचनी है। तो ये हमारी ओवरऑल बात है, ओवरऑल अप्रोच है। और अगेन सोच लें कि 1.25 घंटे में कितना तकलीफ दे हो सकता हो। मुझे ये समझ आ रहा है कि रमज़ान में आपको 1 घंटे से ज़्यादा ना पढ़ाया जाए, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ तो मेरी आपकी क्लास के बाद भी 2 क्लासें हैं। मैं अफ्तारी के करीब यहाँ से भागता हुआ जाऊँगा। एक आधे घंटे की लाइव सेशन होता है और एक CA फाइनल की क्लास। तो कोई अगर कन्फ्यूजन यहाँ तक हमने जितना पढ़ा है, जो बात की है उसमें, सीलो का टेस्ट भी सैटरडे को और ऑडिट का भी, कितनी ऐशी हो गई, एक दिन में दोनों टेस्ट दे के आज़ाद। चिल, बेहतरीन। ग्रुप बी सारा का सारा सैटरडे, बेस्ट हो गया। वो एक आध भाई ने कहा सर CMA का भी, तो वो CMA वाला तो ग्रुप 1 है। CMA के साथ ऑडिट जोड़ना तो बड़ा अजीबो गरीब सा कम्बिनेशन है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने जोड़ लिया है तो ठीक है, फिर तो इस तरह तो होता है। सीलो का टेस्ट ना इतना भारी नहीं होता, इसका टेस्ट भारी होता है। तो वो एक दफ़ा जो है ना, आपने फिर एक काम करना ना, आपने फ्राइडे की शाम इन 2 के अलावा कुछ नहीं करना। अकाउंटिंग जो भी साथ एक तीसरी अकाउंटिंग टाइप का पेपर है, उसको हफ्ते में 1 दिन छुट्टी दे दें, वो फ्राइडे का दिन हो। तो फ्राइडे को आपको बताओ कि ये फ्राइडे के दिन ना मैंने दोनों सब्जेक्ट्स को क्लोज करके सैटरडे पे सर से उतार लेना है। सैटरडे के दिन चूँकि आपने कुछ नया नहीं पढ़ा, वो आप दे दें उस अकाउंटिंग को जो आपने पिछले दिन स्किप कर दी थी। अकाउंटिंग भी सूखी, ये भी सूखी, फोकस। तो ये ठीक है जी, इशू रिजॉल्व्ड जी। और कोई सवाल नहीं है? वो भाई का सवाल, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है? मेरी किताब आप लोगों को मिल जाएगी, वो रेप्लिका होता है ICAP की किताब का, थोड़ा सा फॉर्मेट शॉर्ट और थोड़ा बुलेट्स में लिखा हुआ होता है। तो आइडियली वो बुक काफ़ी होती है, लेकिन अगर स्टूडेंट थोड़ा सा वरीड होता है कि नहीं मैं ICAP की किताब पढ़ लेता तो पता नहीं क्या हो जाता किस तरह से, तो आप ICAP की किताब को एक दफ़ा देखना चाहें कोई चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो एक दफ़ा उसकी स्किमिंग करके देख लें। जब हौसला हो जाए कि वो सारी बातें हमने पढ़ ली हैं, तो शायद अगली दफ़ा वो स्किमिंग भी ना करनी पड़े जी। ऑल डन। तो कल जो लोग मुझे क्लास में नज़र आ रहे होंगे, इसका मतलब है कि नंबर 1 वो मस्ट अटेम्प्ट सोच चुके हैं, ठीक। और टोटल आपके पास मार्जिन है। आप जाके कहते हैं सर ने मुझे डरा दिया, सर ने कह दिया नहीं जी अगर डाउट में हो तो छोड़ दो, यकीन माने हमें आपको रिफंड देते हुए मना करते हुए कोई मसला नहीं होगा। वो पढ़े जो सही में वाकई ही पढ़ने के लिए आया है, जो डाउट में है फ़ायदा कोई नहीं है। मतलब आपकी फ़ीस मुझे हज़म नहीं होगी, समझ नहीं आएगी। एक ऐसे बच्चे की फ़ीस जो बस अपनी उलझन में, कन्फ्यूजन में फ़ीस जमा करा गया और हम बैठ के हंस रहे हो कि यार कितने कंफ्यूज हुए हुए बच्चे हैं, फ़ीस जमा करा दी और अभी तक परेशान है कि हमने पढ़ना या नहीं पढ़ना। तो वो वाली फ़ीस नहीं चाहिए हमें। मतलब जहाँ पहले इतना लॉस है, थोड़ा और सही है। तो है भी सेशन गर्मी होगा, कॉलेज शुरू करते ही सारी मुसीबतें इकट्ठी आ गई, डिफ़ॉल्ट भी, कैपिटल एक्सपेंसेस भी अब नॉर्मल बढ़ गए, चीज़ें भी बड़ी महंगी हो गई, और सेशन भी एन गर्मी होगा जिसमें बिजली, जनरेटर, फलाना। तो मुझे सज़ा मिल रही है कि इतने अरसे तक क्यों नहीं किया फिजिकल, अब किया है तो अब भुगतो। तो कोई बात नहीं, ठीक है, इंशाल्लाह ताला बचत अपनी क्लास है, बाकी तो कुछ नहीं बचता। तो ठीक है, ऑल क्लियर, ठीक। तो अब कल 2 अजम्पशंस हैं मेरी। एक अजम्पशन मैंने आपको बताई कि आप मस्ट अटेम्प्ट सोच चुके हैं कि आपने देनी ही देनी है ऑडिट की अटेम्प्ट, नहीं तो आप वहाँ जाके प्रोसेस करवा चुके हो कि मुझे जाना है। नंबर 2, आप वो स्टूडेंट ना हो जो FR2 बाद में पढ़ने का सोच रहा है। इफ़ दिस इज़ द केस तो हाईली रिकमेंडेड है कि ऑडिट छोड़ के भाग जाए, अनलेस कि बहुत कोई शदीद मजबूरी बन गई हो। लेकिन मैं आपको बताऊँ वो बच्चा फिर
परेशान रहता है हर वक्त। साथ में पढ़ रहे हैं चलेगा, लेकिन अगर आप अगले सेशन में पढ़ने का सोच रहे हैं तो फिर ये ऑडिट के साथ अच्छी कंपेटेबिलिटी नहीं बनेगी। डन। अपना ख्याल रखिएगा। कल आप लोगों को पहला चैप्टर मिल जाएगा, क्योंकि हम आईकैप का वेट करते करते किताब को रीप्रिंट नहीं किया था। आईकैप ने बता दिया कि कोई चेंज नहीं है, तो कुछ किताबें हमारे पास पड़ी हुई होंगी, कुछ को हम फिर रीप्रिंटिंग के फेज़ में डाल देंगे। तो एक वीक अगर इसमें लगेगा भी तो आपके पास वो हैंडआउट्स मौजूद होंगे जो हम पढ़ रहे होंगे, आपका नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह।